तो साथियों यूपी स्पेशल में हम इस समय वन शॉट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बस केवल और केवल आपको हर एक चीजों को देखना ही है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल आपको रिवीजन करना है। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए अब प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, हम बात ये करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान के बारे में। वैसे अगर आप देखें तो पिछली वाली वीडियो में हमने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बीच में ही वीडियो कट गई थी और जिसकी वजह से पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो ऐसे में अगर आप देखें तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च की बात करते हैं तो ये कहां पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो ये संस्थान कहां पर है? लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो कानपुर की बात करते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो कानपुर की बात कर सकते हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये कहां पर है? कानपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, इसको याद कर लीजिए। लक्ष्मी लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। तुरंत याद कर लीजिए, बिल्कुल भी आप नजरअंदाज मत कीजिए, तुरंत के तुरंत याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, इज्जतनगर बरेली, इज्जतनगर बरेली, याद कर लीजिए। ठीक है, जो चीजों को मैं ज्यादा हाईलाइट कर दूं या जिन चीजों को मैं ज्यादा हाईलाइट कर दूं उसको आप जरूर याद कर लीजिए और तुरंत अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो वाराणसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों? तो झांसी की बात करते हैं। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, तुरंत याद कर लीजिए, भारतीय औद्योगिक संस्थान की बात करते हैं या कालीन औद्योगिक संस्थान की बात करते हैं तो भदोही जिला में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान की बात करते हैं दोस्तों तो ये कहां पर है? चौका घाट यानी कि वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश अनुसंधान कृषि परिषद की बात करते हैं तो लखनऊ की बात करते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं तो ये कहां पर है दोस्तों? तो लखनऊ में है। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्रॉफ्ट म्यूजियम की बात करते हैं तो ये कहां पर है? वाराणसी में है। ठीक है, तो ये बातें याद रख लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश कहां पर है? तो लखनऊ में है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो बीबी गिरी की बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो नोएडा में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो कानपुर। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की बात करते हैं, सैफई यानी कि इटावा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की बात करते हैं, सैफई यानी कि इटावा की बात करते हैं तो यहाँ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की बात करते हैं तो कानपुर की बात कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की बात करते हैं तो कानपुर है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की बात करते हैं तो कानपुर में है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम की बात करते हैं तो लखनऊ की बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो कानपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ की बात करते हैं तो ये कहां पर है? तो ये है दोस्तों लखनऊ की बात करते हैं तो ये लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के साथ अगले पॉइंट पर चलते हैं। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र की बात करते हैं तो सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहां पर है दोस्तों? कन्नौज की बात करते हैं, जिसे इत्र नगरी यानी कि परफ्यूम की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करते हैं तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो लखनऊ में है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों तो ये आगरा में है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की बात करते हैं साथियों तो ये कहां पर है? तो ये है लखनऊ में है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो लखनऊ में है। फिर उसके बाद है राजकीय चीनी मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी की बात करते हैं तो पात्र विकास केंद्र कहां पर है? चुनार व खुर्जा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास विपणन निगम की बात करते हैं लिमिटेड, ये कहां पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करते हैं तो कहां पर है दोस्तों? कानपुर की बात करते हैं तो ये कानपुर में स्थित है।
अब आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ प्रशासनिक चीजें हैं, इसको भी देख लेते हैं। वैसे हमने कई बार इसके बारे में बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार हमें देखना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप देखें तो सबसे पहली बात की जाती है दोस्तों 75 जिलों की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है 75 जिलों में विभक्त है, यानी कि उत्तर प्रदेश में टोटल मिलाकर 75 जिले हैं। और इन्हें कितने मंडलों में बांटा गया है, तो अगर आप देखें तो 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश के विशेष विकास प्राधिकरण की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कितने हैं, 5 है। ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो टोटल मिलाकर 59,163 की बात करते हैं। 59,163 जो है एक तरह से अगर आप देखें तो ग्राम पंचायत है। तहसीलों की संख्या कितनी है, तहसीलों की संख्या तुरंत याद कर लीजिए, तहसीलों की संख्या है 350। 2018 के अनुसार 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो 350 है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। नगर निगम की बात करते हैं तो 437, नगर निगम कितने हैं, 437। नगर पालिका परिषद की बात करते हैं 198, जो कि 2018 के अनुसार है। फिर नगर निगम की बात करते हैं तो 17 है दोस्तों। क्षेत्र पंचायतें की बात करते हैं 821 है, जो कि 2018 के अनुसार है। तो 2018 के अनुसार की बात करते हैं, क्षेत्र पंचायतें कितनी है, 821 है। न्याय पंचायतें की बात करते हैं 8135 की बात करते हैं। न्याय पंचायतें कितनी है, 8135 है। और 2018 के अनुसार सामुदायिक विकास खंड की बात करते हैं, सामुदायिक विकास खंड की बात करते हैं 822 की बात करते हैं। तो सामुदायिक विकास खंड की बात करते हैं 822 है। अब हम बात कर लेते हैं ऊर्जा से संबंधित उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें की गई हैं या क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। तो ऐसे में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के गठन कब किया गया था, 1959 में किया गया था। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम अगर आप देखते हैं तो तापीय विद्युत ऊर्जा है, फिर जल विद्युत ऊर्जा है, फिर परमाणु ऊर्जा है, फिर उसके बाद सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर विद्युत ऊर्जा है दोस्तों। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, इनका क्रम आप जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों इनकी क्रम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था 1998 में की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1998 में किया गया था, 1998 में किया गया था। राज्य में एनटीपीसी की बात करते हैं, गैस आधारित तापीय परियोजना, तो वो कहाँ 3 है, एक औरैया, दूसरा है आंवला, तीसरी की बात करते हैं दादरी की बात करते हैं, कितने हैं, 3 है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना की बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए कि राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना की बात करते हैं हरदू आगज तापीय परियोजना, जो कि 1942 में है। नेक्स्ट बात 1942 में इसकी स्थापना की गई थी या इसकी शुरुआत की गई थी। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना नरौरा यानी कि बुलंदशहर में किया गया है दोस्तों, 1991 से 92 में किया गया है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण की बात करते हैं तो 1983 की बात करते हैं, 1983 में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खनिज की बात करते हैं तो राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई है। तो राज्य खनिज विकास की बात करते हैं, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई है दोस्तों, ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य जो है निम्न मध्यम श्रेणी का है। तो खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से एक तरह से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है निगम और मध्यम श्रेणी में है। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला प्राप्त किया जाता है, तुरंत याद कर लीजिए, प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला प्राप्त किया जाता है कहां पर, सोनभद्र की बात करते हैं, सोनभद्र में। और प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है कहां से, सोनराय क्षेत्र यानी कि ललितपुर की बात करते हैं। ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कोयला के संबंध में तो आप क्या बताएंगे, सोनभद्र को बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है तांबा के संबंध में कोई क्वेश्चन बनता है तो आप क्या बताएंगे, ललितपुर बताएंगे और सोनराय क्षेत्र जो कि वहां का एक कह सकते हैं गांव हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय परिवहन एवं संचार के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय परिवहन एवं संचार। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में किया गया था। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में किया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करते हैं तो 2001 में। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग की बात करते हैं, NH2 की बात करते हैं। देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड, तुरंत याद कर लीजिए, देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड की बात करते हैं, एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, 302 किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही दोस्तों है, ये बातें भी ध्यान रखिएगा।
तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना हुई थी 1973 में दोस्तों, तो ये भी याद रख लीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1973 में हुई थी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो पहले गोरखपुर था, लेकिन अब दूसरा हो गया है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आगे वाले क्लास में मैं आपको बता ही दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ मेट्रो की बात करते हैं। लखनऊ मेट्रो की बात करते हैं तो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था 2013 में। लखनऊ मेट्रो का व्यवसाय के संचालन प्रारंभ किया गया था 5 सितंबर 2017 को, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो लखनऊ में है। राज्य में रेलगाड़ी की शुरुआत की गई थी मार्च 1859 में, चलाई गई प्रयागराज से कानपुर। तुरंत याद कर लीजिए, तुरंत याद कर लीजिए कि पहली बार यानी कि उत्तर प्रदेश में रेल सेवा कब शुरू की गई थी, तो 1859 में। कहां से लेकर कहां तक चली थी, तो प्रयागराज से लेकर कानपुर तक चली थी। प्रयागराज से लेकर कानपुर की बात करते हैं तो याद कर लीजिए तुरंत। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश में 15 मई 1947 को बस रेल सेवा प्रारंभ की गई, जो कि लखनऊ से बाराबंकी के मध्य चली हुई थी दोस्तों। तो प्रदेश में 15 मई 1947 की बात करते हैं तो बस रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। तो बस रेल सेवा प्रारंभ कब की गई थी दोस्तों, बस सेवा प्रारंभ की गई थी कब, तो ध्यान रखिएगा 15 मई 1947 को, जो कि लखनऊ से बाराबंकी के मध्य शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करते हैं, अनुमानित लंबाई कितनी है, तो 340.82 किलोमीटर की बात करते हैं। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना हुई, लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना हुई, तुरंत याद कर लीजिए, लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना हुई 27 नवंबर 1975 को। नेक्स्ट बात करते हैं अयोध्या से जनकपुर, तुरंत याद कर लीजिए, अयोध्या से जनकपुर जो एक तरह से के मध्य बस सेवा चली थी, वो मई 2018 की बात करते हैं, मई 2018 की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैरा ट्रॉपर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थित है आगरा में, तो ये बातें भी ध्यान रखिए। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है, तो मेयरपुर जो कि सोनभद्र में है, मेयरपुर सोनभद्र की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल की बात करते हैं, इसे बनाया गया है, तो राहुलपुर की बात करते हैं, राहुलपुर वाराणसी में है। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी, लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1938, तुरंत याद कर लीजिए 2 अप्रैल 1938 की बात करते हैं। भारत में पहला हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद प्रयागराज की बात करते हैं, यहाँ से नई दिल्ली के मध्य चले थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है फुर्सतगंज, जो कि अमेठी में है, फुर्सतगंज जो कि अमेठी में है दोस्तों, ये बातें भी ध्यान रखिए। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, अभी मैंने बताया था, विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो कर्नाटक के हुबली में है। अभी मैंने बताया था कि आगे वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा, तो ये है, आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के जो हुबली है ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हमारा गोरखपुर है दोस्तों, ये बातें भी ध्यान रखना। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन माना जाता था पहले गोरखपुर को। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जंक्शन अब दूसरे नंबर पर है, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। इसके बाद केरल का कोल्लम जंक्शन की बात करते हैं, तीसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये बातें भी ध्यान रखना। तीसरे के बारे में पूछा जाता है कोल्लम जंक्शन, जो कि केरल में है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए हम जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। देखिए ज्यादा समय हमने नहीं लिया, बहुत ही कम समय में मैं आपकी सारी चीजें तैयार करा दे रहा हूँ, बिल्कुल रिवीजन करवा दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि आपके कोई प्रश्न गलत होंगे। अगर अब भी गलत होते हैं और आप लोगों ने बिना देखे के जाते हैं या आपने तैयारी बिना किए हुए जाते हैं, तो गलती आपकी है, हमारे तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होगी। हम एक तरह से हर मिस्टेक से परे होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, कि देश में कुल जनसंख्या का कितना है, तो 16.51 की बात करते हैं, तो 16.51% की बात करते हैं, ये प्रदेश की कुल जनसंख्या है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर हम देखें तो टोटल जनसंख्या की बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 19,98,12,341 की बात करते हैं। 19,98,12,341 यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में। एक किसके अनुसार बताई जा रही है बातें, ये बताई जा रही है 2011 के अनुसार। तो 2011 के अनुसार दोस्तों राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो 52.29% है।
तो पुरुषों की जनसंख्या कितना है, 52.29% है। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 47.71% है। महिलाओं के प्रतिशत की बात करते हैं, 47.71% है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत की बात करते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत की बात करते हैं, 77.73% है। 77.73% है दोस्तों, ये बातें भी ध्यान रखना। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 22.27% है। 22.27% की बात करते हैं तो राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 22.27% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, मतलब वे कौन कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के वे कौन कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तुरंत याद करते चलिए, एक एक चीजों को देखते चलिए। निश्चित तौर पर इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, ये मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ, ये मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ और मैं दिल से दुआएं कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, जितने भी हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं उनका भी सिलेक्शन हो, ऐसा नहीं है कि हाँ उनका सिलेक्शन ना हो, सभी का हो। कुल मिलाकर जितने भी छात्र पेपर दें उनका कहीं ना कहीं चयन जरूर हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग दिल से दुआएं देते हैं और एक तरह से बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक तरह से आशीर्वाद देते हैं कि यहाँ हमारे हर एक छात्र का सिलेक्शन जरूर हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, प्रयागराज की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं मुरादाबाद की बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं गाजियाबाद की बात करते हैं। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। एक बातें हैं, आप लोगों की थोड़ी सी गलती होती है, आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग बताते नहीं है कि हाँ सर क्या नाम है, आप बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरह से कंटिन्यू रखिए। अच्छा, बहुत सारे छात्र कहते हैं, मेरे यहाँ जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो छात्र कहते हैं सर आपके यहाँ आपके वीडियोज पर व्यूज कम आता है और जिसकी वजह से हमारा भी देखने का मन नहीं करता है। अब मैं उन्हें क्या ही समझाऊं कि एक तरह से अगर आप नहीं देखेंगे, आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर कौन करेगा, अगर आप ही ऐसा करेंगे तो फिर दूसरे तो और भी करेंगे। बाकी खैर कोई बात नहीं है, समय समय की बातें होती हैं। अब देख रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम अपने तरफ से पूरे जी जान लगा रहे हैं। आप देखिए जितने सब्सक्राइबर नहीं उससे ज्यादा तो हमने वीडियो डाल दिया है, आप खुद देखिए एक बार, ठीक है, कि कितनी मेहनत हुई होगी 800 वीडियो 900 वीडियो बनाने में, ठीक है, कितना एक तरह से हमें मेहनत करना पड़ा होगा, कितना हमने मेहनत किया होगा। मैं तो आपको ये भी नहीं बता सकता हूँ कि बहुत सारी वीडियो ऐसी होंगी जिनको मैंने 2-2 3-3 बार बनाया होगा। रीजन इज दैट कि कई बार माइक नहीं चलता, कई बार बीच में लाइट चली जाती थी, तो कई बार ये चीजें हो जाती थी, कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई बार वॉइस सही नहीं आ पाते थे, तो इसलिए 800 को मतलब समझ लीजिए 1600, ठीक है, 800 को मतलब कम से कम समझ लीजिए 1600 वीडियो, समझ लीजिए इतनी सारी वीडियो। और बहुत सारी वीडियो तो हमने डिलीट भी कर दिया क्योंकि थोड़ा से आत्मसम्मान पर गहरा आघात पहुंच रहा था कि इस वीडियो ज़्यादा है, सब्सक्राइबर कम है, ठीक है। तो चलिए खैर ये सब बातें एक अलग है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, वे कौन कौन से जिले हैं जहां पर सबसे कम जनसंख्या है। एक तो महोबा की बात करते हैं, दूसरा चित्रकूट की बात करते हैं, तीसरा हमीरपुर की बात करते हैं। चलिए न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करते हैं। एक तो महोबा है, दूसरे चित्रकूट है, तीसरा है हमीरपुर। सबसे ज्यादा जिले वालों की बात करते हैं, प्रयागराज है, मुरादाबाद, गाजियाबाद। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं। अब जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब हो जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाती है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, एक तरह से जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, 829 व्यक्ति जो होता है एक वर्ग किलोमीटर में रहता है, अर्थात ये कह सकते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं साथियों, एक स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं तो 829 व्यक्ति रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। तो ध्यान रखिएगा, एक स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं तो 829 व्यक्ति रहते हैं। 2001 और 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि की बात करते हैं, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। तो अगर आप देखें तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में बहुत कम लोग रहा करते थे एक वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, घटते क्रम में देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो गाजियाबाद में, फिर उससे कम अगर आप देखते हैं वाराणसी में, फिर उससे कम अगर आप देखते हैं लखनऊ में।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले की बात करते हैं यानी घटते क्रम में, एक तो गाजियाबाद है, एक वाराणसी है, फिर लखनऊ की बात कर सकते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करते हैं बढ़ते क्रम में, तो एक तो ललितपुर है, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर की बात करते हैं दोस्तों। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लीजिए मेरे हिसाब से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा दूर हो जा रहा हूँ, मुझे लगता है अब पूरा दूर हो चुका हूँ, जल्दी से ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ मेरे प्रिय साथियों। साक्षरता दर की बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं कि कौन कहाँ कितना पढ़ा लिखा है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, टोटल जो साक्षरता यहाँ पर है 67.72% यहाँ पर पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता की बात करते हैं 77.30 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता की बात करते हैं 57.20% की बात करते हैं। 2001 और 11 के दौरान औसत साक्षरता दर की बात करते हैं 11.36% की बात करते हैं। पुरुष एवं महिला की साक्षरता दर में अंतर की बात करते हैं 20.10% की बात करते हैं, 10% है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। फिर उसके बाद है कानपुर, फिर है उसके बाद औरैया का ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वाले जिलों की बात करते हैं तो हमारा गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा और कानपुर औरैया। सबसे कम पढ़े लिखे की बात करते हैं, यहाँ पुरुषों का भी यही क्रम रहेगा, वो है श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। तुरंत याद कर लीजिए कि न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, तो श्रावस्ती है, बहराइच है और बलरामपुर की बात करते हैं दोस्तों, तो आप भूलिएगा नहीं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं, लिंगानुपात की बात करते हैं तो 2011 के अनुसार भारत में 1000 प्रति पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। कहने का मतलब ये है कि एक पुरुष 1000 पुरुष है और महिलाएं कितनी हैं। जैसे अगर आप देखें तो 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि 1000 पुरुष हमारे यहाँ मौजूद हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो केवल और केवल जो है 943 महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल की बात करते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं अगर हम 1000 में से 943 कम कर लेते हैं, 1000 की बात करते हैं साथियों, 1000 में से 943 कम कर लेते हैं, तो एक तो पहली बात करते हैं 5, ठीक है। तो 57 पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं होगी। हाँ, तो 57 पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं होगी। शायद जोड़ घटाना सही है कि नहीं? ठीक है, तो 10 में से 3 7, 9 में से 4 5, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि एक तरह से 57 पुरुष ऐसे हैं, हो सकता है उनमें से कोई, आप में से भी कोई हो जिसकी शादी ना हो। नहीं भाई, होनी चाहिए, लेकिन हाँ एक तरह से 57 पुरुष ऐसे हैं जिनकी मैरिड नहीं होगी, ठीक है। बाकी अब तो इनका लिंगानुपात अगर आप देखें तो बढ़ चुके हैं, अब पुरुष पुरुष कम हो चुके हैं, महिलाएं ज्यादा हो चुके हैं। अगर आप एक बार इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको लिंगानुपात यानी कि जो सेक्स रेशियो वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अब महिलाएं ज्यादा हो गई हैं, पुरुष कम हो गए हैं, ठीक है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 ही है। तो अगर आप देखें तो 912, और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। कहने का मतलब ये है कि 1000 पुरुषों में से अगर आप देखें तो 912 ही महिलाएं हैं, बाकी अगर आप देखें तो जो बचेंगे उनकी शादी नहीं हो पाएगी या नहीं होगी किसी कारणवश। 2001 और 11 के दौरान अगर आप देखें तो लिंगानुपात में वृद्धि हो रही है 14 अंक का। कितने अंक का? 14 अंक का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले यानी कि घटते क्रम की बात करते हैं, एक तो जौनपुर है, फिर है आजमगढ़ की बात करते हैं और देवरिया की बात करते हैं। यहाँ पर महिलाएं ज्यादा हो चुकी हैं। जौनपुर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ महिलाएं 24 ज्यादा हो चुकी हैं, यहाँ पर 19 महिलाएं ज्यादा हो चुकी हैं, यहाँ पर 17 महिलाएं ज्यादा हो चुकी हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ का लिंगानुपात काफी ठीक ठाक है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा ही चीजें हैं, कम नहीं है। अब लिंगानुपात बढ़ते क्रम की बात करते हैं, गौतम बुद्ध के नगर की बात करते हैं तो यहाँ तो बिल्कुल भी सही नहीं है स्थिति। फिर हमीरपुर और बागपत की बात करते हैं, फिर कानपुर और बांदा या मथुरा की बात करते हैं तो यहाँ पर स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर एक तरह से महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आप शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1000 बच्चों में से अगर आप देखें तो लड़कियों की, बालिकाओं की बात करते हैं तो टोटल मिलाकर अगर आप देखें तो 906 है। और 2001 के लिंगानुपात के अनुसार अगर आप देखते हैं तो 2016। राज्य में सर्वाधिक या सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? आपको ये याद रखना है, बलरामपुर और बागपत की बात करते हैं
तो ध्यान रखिएगा, सबसे सर्वाधिक व सबसे कम, मतलब सबसे ज्यादा कहां पर लिंगानुपात है तो है बलरामपुर में, और सबसे कम कहां पर है दोस्तों, बागपत की बात करते हैं तो याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। ठीक है, पूछा जा सकता है। अब 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर का मतलब हो जाता है कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे 2001 की तुलना 2001 से 2011 के बीच में क्या क्या चेंजेस आया हुआ है या कितने की वृद्धि हुई है, ये देखा जाएगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे अब दोबारा जब हमारी जनगणना होगी तो 2011 से लेकर 2021 के बीच में क्या 10 की वृद्धि हुई ये देखा जाएगा। तो अगर आप देखें तो 10 की वृद्धि की बात करते हैं 20.23%, 2001 और 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.85% है, और 10 की वृद्धि दर में गिरावट 5.62% है। उतना ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, बस आप देख लीजिए एक बार। अब बात करते हैं, इसको छोड़ो, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, तो वो है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती की बात करते हैं। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, एक तो कानपुर है और हमीरपुर और बागपत की बात करते हैं तो याद रखिएगा। तो अगर आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न बने दोस्तों कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती है, और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं, कानपुर नगर, हमीरपुर की बात करते हैं और बागपत की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में, आइए हम समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों के बारे में, यानी कि एससी के बारे में आइए हम समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए, या यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कुल जनसंख्या एससी की कितनी है, तो टोटल मिलाकर अनुसूचित जाति मतलब हो जाता है शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, एससी का कितना परसेंट है, 20.69% है। देश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या की बात करते हैं, कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। अर्थात ये कह सकते हैं एससी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, 16.6%। सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो वो है सीतापुर की बात करते हैं, और सबसे कम एससी वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो वो है बागपत की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाता है तो व्हाट विल यू टेल, तब आप क्या बताएंगे, सीतापुर को बताएंगे। सबसे कम पूछा जाता है देन व्हाट विल यू टेल, तब आप क्या बताएंगे, बागपत को बताएंगे। अनुसूचित जनजातियां, आइए एसटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर एसटी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एसटी की जो जनसंख्या है बहुत ही कम परसेंट है, 0.6% है, 0.6% है, 0.6% की बात करते हैं तो एसटी की जनसंख्या है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, सोनभद्र की बात करते हैं। सबसे कम अनुसूचित यानी कि एसटी की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो है बागपत की बात करते हैं। एसटी में रहित, एसटी रहित मतलब ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर एसटी है ही नहीं, एसटी वर्ग के लोग नहीं है, तो वे है दोस्तों उत्तर प्रदेश और जालौन, उत्तर प्रदेश जालौन, उत्तर प्रदेश जालौन याद कर लीजिए, यहाँ पर एसटी नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब स्लम जनगणना की बात करते हैं। स्लम जनगणना का सर तात्पर्य हो जाता है जो स्लम एरिया में रहते हैं। ठीक है, अर्थात कहने मतलब ये है कि जो काफी गरीब है, ठीक है, जो बहुत ही अत्यंत गरीब लोग हैं उन्हें, या जो एक तरह झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन्हें स्लम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। जैसा कि बात करते हैं कि देश की कुल स्लम आबादी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी कितनी है, 9.5% है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं, तो दोस्तों वो है मेरठ, आगरा और कानपुर की बात करते हैं। प्रदेश की कुल आबादी में स्लम की आबादी का कितना परसेंट है दोस्तों, 3.12%। तो प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का परसेंट कितना है दोस्तों, 3.12%। अब बात करते हैं धर्म आधारित जनगणना की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा भारत में, सॉरी उत्तर प्रदेश में हिंदू है, फिर मुस्लिम है, फिर सिख है, फिर ईसाई है, फिर जैन, फिर बौद्ध की बात करते हैं। अल्पसंख्यक की कितने प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में, 20.30% है। और सबसे सर्वाधिक या सबसे कम लिंगानुपात वाले समुदाय की बात करते हैं, ईसाई और सिख है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता यानी कि डायवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं। देखिए अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ था, 20वीं शताब्दी में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ था, 20वीं शताब्दी में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान तुरंत याद कर लीजिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान, अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाला यानी कि कासगंज में, पटियाली यानी कि कासगंज। तबला व सितार के आविष्कारक, तबला व सितार के आविष्कारक तुरंत याद कर लीजिए, तबला व सितार का आविष्कारक कौन है,
तो है दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तुरंत याद कर लीजिए। बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन सरकी, जौनपुर की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल कहा गया नवाब वाजिद अली शाह का काल। तो नवाब वाजिद अली शाह के काल को क्या कहा गया है? लखनऊ घराने का स्वर्णकाल कहा गया है। किस दृष्टिकोण से? तो संगीत दृष्टिकोण से। ध्यान रखिएगा, संगीत दृष्टिकोण की बात करती है तो इसके वजह से क्या माना गया है? एक तरह से नवाब इनके स्वर्णकाल, किसके समय का स्वर्णकाल माना गया है? तो ध्यान रखिएगा नवाब वाजिद अली शाह के काल को माना गया है। बिस्मिल्लाह खान व मुमताज खान सहनाई का वादक रहा, जो कि बनारस घराने से, तुरंत याद कर लीजिए बनारस घराने की बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खान व मुमताज खान सहनाई वादक की बात करते हैं, बनारस घराने के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विद्यादीन या कुदऊ सिंह और खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज संबंधित कहां से हैं? तो ये सब लखनऊ घराने से हैं। किस घराने से हैं? लखनऊ घराने से हैं। किस घराने से हैं? लखनऊ घराने से हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलबाई, सरस्वती देवी, विद्याधर देवी और मोती केसर आदि ठुमरी ठप्पा गायिकाएं हैं। एक किस घराने से हैं? तो बनारस घराने से है। तुरंत याद कर लीजिए किस घराने से हैं? बनारस घराने से। होली, झूला, होरी, फाग और लंगुरिया रसिया लोकगीत संबंधित है ब्रज क्षेत्र से। किस क्षेत्र से है? ब्रज क्षेत्र से है। संगीत की दृष्टि से हमारी बातचीत हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संस्कार, गीत, सोहर, नटका, कव्वाली का विशेष क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, अवध है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, वो है कथक है। तुरंत याद कर लीजिए, कथक का तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, कथक के प्रणेता कौन माने जाते हैं? ठाकुर प्रसाद। तुरंत याद कर लीजिए ठाकुर प्रसाद कौन थे? कथक के प्रणेता यानी कि उसके फादर है। नेक्स्ट बात करते हैं जौनपुर के कहारों द्वारा, ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है? जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चौरसिया। चौरसिया दोस्तों तुरंत याद करिए, चौरसिया नृत्य की बात करते हैं, चौरसिया नृत्य की बात करते हैं। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने की बात करते हैं, लखनऊ व वाराणसी। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने, कथक के लिए प्रसिद्ध घराने की बात करते हैं, लखनऊ व वाराणसी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य की बात करते हैं, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, जो कि आप लोग भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला, उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला, उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला दोस्तों तो है बांदापुर में, सॉरी बांदा में है। गंगा महोत्सव या गंगा दशहरा वाराणसी व प्रयागराज की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व धरोहर में शामिल 3 स्मारक। विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को के सूची में, यूनेस्को की सूची में शामिल 3 धरोहर, एक तो है फतेहपुर सिकरी, दूसरा है आगरा का किला, तीसरा है ताजमहल। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र, तुरंत याद कर लीजिए मुगल काल में एक तरह से मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या रहा है? आगरा रहा है। तो मुसलमानों का शिक्षा का केंद्र क्या था दोस्तों उस समय मुगल काल में? तो ध्यान रखिएगा आगरा है। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र, कन्नौजी भाषा का क्षेत्र तुरंत याद करिए, कन्नौजी भाषा का क्षेत्र कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहां, पीलीभीत, कानपुर और इटावा, औरैया और कानपुर देहात की बात करते हैं। फतेहपुर सिकरी की बात करते हैं, आगरा में स्थित है दोस्तों, जो कि बुलंद दरवाजा, बीरबल महल और सलीम चिश्ती दरगाह, जोधाबाई और जामा मस्जिद, दीवान ए खास, पंचमहल, मरियम महल याद कर लीजिए, तुरंत भूलिएगा नहीं, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। यहां से आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल भी नजरअंदाज आपको नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं तुलसी स्मारक, तुलसी जन्मस्थली की बात करते हैं, राजापुर चित्रकूट की बात करते हैं। तुलसी स्मारक या तुलसी जन्मस्थली की बात करते हैं तो कहां पर है दोस्तों? तो अगर आप देखें तो चित्रकूट, राजापुर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सूफी संत हाजी वारिस और अली शाह मजार कहां पर है? देवा शरीफ। देवा शरीफ कहां पर है? बाराबंकी में। तुरंत याद कर लीजिए देवा शरीफ, बाराबंकी। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर गुप्त काल में बनवाया गया था और 31 जैन मंदिर, माता टीला, राजघाट बांध, ये सब कहां पर है? ललितपुर में। ये सारी चीजें कहां पर है? ललितपुर। ललितपुर को याद रखिएगा, ये बहुत खास जिला है उत्तर प्रदेश का। श्रृंगी ऋषि मंदिर कहां पर स्थित है? श्रृंगी रामपुर की बात करते हैं, जो कि फर्रुखाबाद में है। निजामुद्दीन औलैया का जन्म कहां हुआ था? निजामुद्दीन औलैया का जन्म कहां हुआ था? बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलैया का जन्म कहां हुआ था? बदायूं में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख शैक्षिक अनुसंधान केंद्र को देख लेते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और जिस तरह से मैं चीजें रिवीजन करवा रहा हूं ना, अगर आप लोगों ने वाकई में सही से देख लिया ना और रिवीजन करके चले गए तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, वो भी यूपी स्पेशल से। वो भी यूपी स्पेशल की बात करते हैं, वो भी यूपी स्पेशल की बात करते हैं साथियों। तो यहाँ से आपके एग्जाम में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, बशर्ते बस आपको मेहनत करना होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि आपके जीवन
सॉरी, आपको अपना जीवन बदलना है तो उसके लिए आपको स्वयं मेहनत करना होगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप ना करें। तो आपको तो ये भी पता है दोस्तों कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए आपको जबरदस्त मेहनत करना होगा, जिसको लेकर आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। तो आप देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ चिल्लाना पड़ रहा है, कितनी जल्दबाजी में सारी चीजें बोलना पड़ रहा है, क्योंकि समय नहीं है, रिवीजन का समय है। अब रिवीजन के समय में तो फिर ऐसे ही होता है, ठीक है। अब जो पढ़ा है उसे तो एक बार में सारी बातें याद हो जा रही होंगी, जो नहीं पढ़ा है वो कह रहा होगा कि यार क्या ही कर रहे हैं सर, ठीक है, फटाफट बताते चले जा रहे हैं, हम तो रिकॉल भी नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं, हमारे कानों तक बात जा पा रही है। बस देखिए, आप अपने कानों तक ही अपनी बात, हमारी बातें पहुंचने दीजिए, आप अपने दिमाग तक हमारी बातें पहुंचने दीजिए। मैं कहता हूँ कि जब एग्जाम में बैठेंगे ना, तो टिक अपने आप से आप लगाएंगे, ऐसे ही लगाकर चले आएंगे। और ध्यान रखिएगा, पहली बार में जिस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया कि हाँ भाई इसका यही सही होगा, तो गोला फिल करते समय स्टूपिड वाली हरकतें मत करिएगा, ठीक है, कि बेवकूफ वाली हरकतें मत करिएगा कि हाँ नहीं यार इसको छोड़ो अब इसको बदल देते हैं, ठीक है, एक गलत बात है। पहली बार में जो आंसर ठीक होता है ये वही सही होता है, इसके अलावा कोई भी चीजें सही नहीं होता है, ठीक है। या तो फिर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाँ एक्यूरेट वो बातें सही है। अगर आपको कंफ्यूजन है और पहली बार में आपका जो हृदय कह रहा है, आपके जो मन कह रहा है, बस लगा दीजिए बिना सोचे समझे। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। शिक्षा के प्रमुख केंद्र, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 लखनऊ की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात करते हैं, प्रयागराज 1982 की बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 2001 में। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1995 में। साक्षरता भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश, ये तो हो ही गई हमारी बातचीत। हाँ, साक्षरता कार्यक्रम मिशन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2009 में। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 6, जिसमें से 4 सामान्य हैं, एक कृषि है, एक विमानन है। तो ध्यान रखिएगा, प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं, ठीक है, जिसमें से 6 में से 4 सामान्य हैं, एक कृषि, एक विमानन है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज विश्वविद्यालय, जिसे इलाहाबाद प्रयागराज कहते हैं, एक ही बातें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो कहाँ पर है दोस्तों? मेरठ में है। तो ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? मेरठ में है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? झांसी में है। तो महारानी की बात करते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, झांसी में है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो कानपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं सरोजनी नायडू एशियन मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो आगरा में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज याद कर लीजिए, ठीक है, बाबा ही नाम रखा जाएगा क्योंकि आप तो जानते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है हमारे प्रदेश के, तो बाबा ही हैं, तो इसीलिए बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज भी रखा गया है, ठीक है। वैसे तो उनके नाम पर नहीं है, नहीं तो कोई इसको जोड़ ले। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज की बात करते हैं, मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो ये लखनऊ में है। छत्रपति, याद करिए, छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय के कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में आइए हम समझते हैं, ठीक है। इस समय हम लोग कर रहे हैं यूपी स्पेशल, और यूपी स्पेशल की अभी हमने एक वीडियो शेयर कर दिया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है, बिल्कुल टाइम निकाल कर उसको जरूर देख लें, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर उन्होंने एक तरह से नजरअंदाज किया तो क्वेश्चन उनके साथ नजरअंदाज कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश का आर्थिक क्षेत्र पूर्वी आर्थिक क्षेत्र है, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र है, और केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र है, और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र है। औद्योगिक विकास दृष्टिकोण से देखा जाए तो औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र है। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? हथकरघा, ठीक है, हथकरघा कुटीर उद्योग की बात करते हैं, ये है हमारा प्रदेश जो कि है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई 2014 में। कब लागू की गई थी? 2014 में। खेल का सामान बनता है आगरा और मेरठ की बात करते हैं। गलीचा जिसे कालीन कहा जाता है, उद्योग विकसित है भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी, याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन हुआ था 1975 में। और उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था 1960 में। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली चीन मील की स्थापना हुई थी 1903 में, जो कि एक तरह से अगर आप देखें प्रतापपुर देवरिया में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2017 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था सन 2017 में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी 25 अक्टूबर 2019 को। 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करते हैं। ठीक है, कौन कहां पर है? ताजमहल की बात करते हैं, आगरा में है दोस्तों। वृंदावन की बात करते हैं, मथुरा में है। फिर उसके बाद खानखा रसीदिया की बात करते हैं, मैनपुरी, याद कर लीजिए। भगवान वराह मंदिर कहां पर है? सौरो कासगंज की बात करते हैं। संत कबीर निर्वाण स्थल की बात करते हैं, मगहर, ठीक है, संत कबीर नगर में है। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कहाँ है? कुशीनगर की बात करते हैं। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ की बात करते हैं, ललितपुर, याद कर लीजिए। हरिदेव जी की मंदिर की बात करते हैं तो मथुरा में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रूमी दरवाजा कहां पर है? लखनऊ में है। गोकर्णनाथ मंदिर कहां पर है? लखीमपुर खीरी। चक्रवर्ती, नेक्स्ट बात करते हैं चक्रवर्ती नैमिषारण्य की बात करते हैं, नैमिषारण्य की बात करते हैं, कहां पर है? सीतापुर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आनंद भवन प्रयागराज। कड़कनाथ साहब बाबा की मजार की बात करते हैं, कहां पर है? कौशाम्बी में। कहां पर है? कौशाम्बी में। लाडली जी की राधा मंदिर, मथुरा। भीतर गांव गुप्तकालीन मंदिर, यानी कि भीतर गांव जो है गुप्त काल के समय में मंदिर, इस मंदिर को बनाया गया था, कहां पर है? कानपुर। भारद्वाज आश्रम अक्षय घाट की बात कर लेते हैं तो वो बात कर लेते हैं एक तरह से प्रयागराज की बात अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे नहीं चला गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शाकंभरी देवी मंदिर की बात करते हैं, सहारनपुर की बात करते हैं। शाकंभरी देवी मंदिर की बात करते हैं सहारनपुर, और दीन तार्थ हस्तिनापुर की बात करते हैं, मेरठ में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बावनी इमली शहीद की बात करते हैं दोस्तों, फतेहपुर की बात करते हैं। फांसी इमली शहीद स्थल की बात करते हैं, प्रयागराज में। शहीद स्थल छावनी की बात करते हैं, बस्ती में है। कनक भवन की बात करते हैं, अयोध्या में है। सप्त मातृका की बात करते हैं, प्रतिमा कहां पर है? कन्नौज में है। झारखंडेश्वर मंदिर की बात करते हैं, हापुड़ की बात करते हैं। व्यास टीला नरसिंह की बात करते हैं, जालौन। विंध्यवासिनी मंदिर की बात करते हैं दोस्तों, मिर्जापुर की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोधेश्वर मंदिर, बाराबंकी। भृगु मंदिर की बात करते हैं, बलिया। कम से कम देखे रहिए, आपकी नजरों से अगर चला गया तो समझ लीजिए आपकी नजरें चील के जैसे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आगे चलकर आपको ही कमांडो बनना है। जेके मंदिर की बात करते हैं, कानपुर। और दिगंबर एवं जैन मूर्तियां की बात करते हैं, इटावा में है। शुक्ल तालाब, कानपुर देहात। गोरखपुर नाथ मंदिर की बात करते हैं, गोरखपुर में है। अस्फाकुल्ला की मजार कहां पर है? शाहजहांपुर की बात करते हैं। जायसी स्मारक वो है रायबरेली। अवघड़नाथ मंदिर की बात करते हैं, मेरठ। मुगल घाट की बात करते हैं, फरुखाबाद। जियो मेरे कमांडो, ठीक है, याद करते चलो। नेक्स्ट बात करते हैं, बौद्ध स्तूप की बात करते हैं, कोसी नगर, पीपर हवा की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बाबा साहब सोमनाथ जी के मंदिर की बात करते हैं, देवरिया। कामदागिरी की बात करते हैं, कामतगिरी पर्वत की बात करते हैं, चित्रकूट। कालिंजर की बात करते हैं, बांदा। श्री दाऊ जी महाराज की बात करते हैं, हाथरस। चाइना मंदिर, श्रावस्ती, तुरंत याद कर लीजिए। रानी महल, झांसी। मकरबाई मंदिर कहां पर है? महोबा में। मकरबाई मंदिर की बात करते हैं, महोबा में। मंदिर अंदर से कहीं से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, चिंता मत करिए, सारी चीजें हमने लिया हुआ, कुछ भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रजा लाइब्रेरी रामपुर, और सिविली एकेडमी आजमगढ़। देवी पाटन पाटेश्वरी
बलरामपुर, अर्गा पार्वती मंदिर देवी की बात करते हैं गोंडा, सिरे शेख सलीम चिश्ती की बात करते हैं फतेहपुर सिकरी, और इमाम बाड़ा छतरपुर मंजिल लखनऊ में, लाल दरवाजा मंदिर जौनपुर, हाजी वारिस अली की बात करते हैं बाराबंकी। नेक्स्ट बात करते हैं ऋषिकेश्वर मंदिर की बात करते हैं, महादेव सोनभद्र की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीता कुंड घाट की बात करते हैं सुल्तानपुर, सीता समाहित स्थल की बात करते हैं भदोही संत रविदास नगर, 84 गुबंद की बात करते हैं तो कालपी, कालपी की बात करते हैं जालौन में है। नेक्स्ट बात करते हैं सैयद सरार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है, बहराइच में है। कपिल मुनि आश्रम की बात करते हैं, रामेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो फरुखाबाद की बात करते हैं। महर्षि दधीची आश्रम कहाँ पर है, सीतापुर में, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं छेमकली देवी मंदिर की बात करते हैं, सती मंदिर, जयचंद का किला, हाजी शरीफ दरगाह की बात करते हैं दोस्तों कन्नौज में है। बेल्हा देवी मंदिर कहाँ पर है, प्रतापगढ़। एजाज अली हॉल की बात करते हैं बिजनौर में है। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर। भरत कुंड की बात करते हैं, भरत कुंड अयोध्या में है। सैयद महमूद शाह की बात करते हैं अंबेडकर नगर, ठीक है। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की बात करते हैं, दरगाह कहाँ पर है, बाराबंकी। धानापुर शहीद स्मारक की बात करते हैं चंदौली। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों, तो गाजीपुर में है। श्री सनातन धर्म मंदिर की बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर। देवकली मंदिर की बात करते हैं औरैया। महर्षि दुर्वासा का आश्रम प्रयागराज। मुक्तेश्वरी मंदिर की बात करते हैं तो है दोस्तों बाराबंकी। सलामत शाह की मजार बाराबंकी। राजेश्वर श्री की मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, तो है उन्नाव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विक्टोरिया हॉल हॉल की बात करते हैं हरदोई। घंटा घर की बात करते हैं, जानते हैं यज्ञशाला बागपत में है। दाऊ जी की मंदिर मथुरा में है। तुलसी स्मारक की बात करते हैं तो बांदा में है। तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं ये हमने कंप्लीट कर दिया जितने भी प्रमुख मंदिर हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश के जो नगर हैं और जिन्हें उप नामों से जाना जाता है इनको भी देख लेते हैं इसी के साथ लगे हाथ। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जनपद व नगरों के उपनाम की बात करते हैं। सहारनपुर को नक्काशी नगर कहा गया है। चित्रकूट को वनवास नगर मद्रांचल कहा गया है। मुजफ्फरनगर को सरवट नगर कहा गया है। फतेहपुर को रणभूमि नगर कहा गया है। पीलीभीत को छोटा पंजाब, देवरिया को देवरिया दिरावंड या देवरियापुर कहा गया है। शाहजहां की बात करते हैं कालीन उद्योग नगर कहा गया है। आजमगढ़ की बात करते हैं कैफी आजमी की बात करते हैं। नेक्स्ट रामपुर की बात करते हैं नवाबों का शहर, चाकुओं का शहर या नगर। प्रतापगढ़ आंवला नगरी, बेला नगरी, राजाओं का गढ़। मुरादाबाद पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, पीतल नगरी बर्तनों का शहर, तुरंत याद कर लीजिए। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं लक्ष्मीपुर है। मऊ की बात करते हैं मऊनाथ भंडल कहा गया है। सीतापुर को नैमिषारण्य नगर कहा गया है, तुरंत याद कर लीजिए। लखनऊ नवाबों का शहर, बागों का शहर, ये हमारी बातचीत हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं अमरोहा ज्योतिबा, अमरोहा की बात करते हैं ज्योतिबा फुले नगर। बिजनौर कटेहर की बात करते हैं, कटेहर क्षेत्र की बात करते हैं। मेरठ को क्रांति नगर या कैंची नगर कहा गया है, मेरठ को। अयोध्या को ईश्वर का नगर, साकेत धाम और रामनगर जन्मभूमि कहा गया। हरदोई की बात करते हैं हरिद्रोही नगर है। जौनपुर की बात करते हैं सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद बहुत बार आ चुका है। उन्नाव की बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद नगर है। गाजीपुर की बात करते हैं काशी की बहन। नेक्स्ट बात करते हैं बदायूं की बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया नगर है। चंदौली की बात करते हैं तो धान का कटोरा, तुरंत याद कर लीजिए। बागपत की बात करते हैं टाइगर्स की भूमि कहा गया है। गाजियाबाद की छोटा दिल्ली उद्योग नगरी। सुल्तानपुर की बात करते हैं कुशपुरा कहा गया। मथुरापुर को कृष्ण नगरी और पेड़ा पेड़ा का नगर और या पंडों का नगर कहा गया है क्योंकि यहाँ का पेड़ा फेमस है। कन्नौज की बात करते हैं खुशबुओं का शहर, इत्र नगर का कान्य कुंज नगर की बात करते हैं। वाराणसी विश्वनाथ काशी नगर की बात करते हैं। मुक्ति नगर या घाटों का नगर कहा गया। वाराणसी अमेठी छत्रपति साहू जी महाराज नगर कहा गया। भदोही की बात करते हैं संत रविदास नगर, कालीन घाटी की बात करते हैं। फिरोजाबाद की बात करते हैं सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी कहा गया। संत कबीर नगर की बात करते हैं खलीलाबाद। मैनपुरी की बात करते हैं कपूरी नगर कहा गया। महाराजगंज की बात करते हैं कारापत नगर। बाराबंकी दोस्तों ध्यान रखिएगा पूर्वांचल प्रदेश या प्रवेश द्वार या देवानगर। गोरखपुर की बात करते हैं गोरखनाथ धाम या गीता प्रेस नगर कहा गया है। ललितपुर की बात करते हैं देवगढ़ मंदिर कहा गया है। संभलपुर की बात करते हैं भीमा नगर कहा गया। हमीरपुर की बात करते हैं जूजा मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एटा की बात कर लेते हैं तो सुकर क्षेत्र वराह नगर कहा गया है। महोबा की बात करते हैं महोत्सव नगर। फरुखाबाद पांचाल नगर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ
अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियों के किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के वे कौन कौन से नगर हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, इनको भी देखते चलते हैं अलग ही हाथ। तो आप देख रहे हैं कितना तेजी के साथ, कितना स्पीड में, सॉरी, कितना स्पीड में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तब भी इतना ज्यादा है। ठीक है, मैंने सोचा है कि कम से कम 3 वीडियो में पूरी तरीके से मैं कंप्लीट कर दूं, 3 वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूं। बस कम से कम अगर आप देखे रहेंगे और आप सुने रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके एग्जाम में। स्पीड बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं खुद इतनी स्पीड में चल रहा हूँ कि बस आपके कानों तक ही बात पहुंच पा रही है, आपके दिमाग तक चीजें टच हो पा रही है बस। ठीक है, लेकिन हाँ, बस इतना भी हो जाएगा ना, तब भी आप लोग इतना करके आ ही जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, गंगा की बात करते हैं, गंगा नदी के किनारे की बात करते हैं। एक मिनट, गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे बसे जो नगर हैं, कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर की बात करते हैं, और बदायूं की बात करते हैं, बिठूर की बात करते हैं। यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी के किनारे बसे जो नगर हैं, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर और कौशाम्बी, हमीरपुर है। गोमती नगर की बात करते हैं तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, जौनपुर है, पीलीभीत, शाहजहांपुर की बात करते हैं, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, राप्ती की बात करते हैं, गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर की बात करते हैं। रामगंगा नदी की बात करते हैं, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई की बात करते हैं। सरयू की बात करते हैं, अयोध्या। हिंडन नदी की बात करते हैं, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ। सरसई की बात करते हैं, सई, प्रतापगढ़, जौनपुर। सोन नदी की बात करते हैं, सोनभद्र। चलिए अब बात करते हैं कि सर्वाधिक वन वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा वन वाले जो जिले हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर, फिर उसके बाद पीलीभीत। याद कर लीजिए, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत की बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा वन है, यानी कि फॉरेस्ट है। न्यूनतम की बात करते हैं, सबसे कम फॉरेस्ट वाले जिले कौन कौन से हैं। संत रविदास नगर, जो कि भदोही की बात की जाती है, मऊ, मैनपुरी, संत रविदास नगर और देवरिया। याद कर लीजिए, संत कबीर नगर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिशत में सबसे ज्यादा जिले कौन कौन से हैं जहां पर वन है, यानी कि फॉरेस्ट है। सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर की बात करते हैं। याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम प्रतिशत में अगर देखा जाए तो संत रविदास नगर, भदोही, मैनपुर और मैनपुरी, देवरिया, बदायूं की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। देखिए, जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना और कहां पर है। आपको कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये सब काट देना है, कि नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापना 1957 कहां पर है, चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं 1972, लखीमपुर खीरी व शाहजहांपुर की बात करते हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं 1976, बहराइच में है। ठीक है, याद कर लीजिए, भूलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं 1977, बांदा और चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ललितपुर की बात कर लेते हैं। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो 1989 आगरा और इटावा की बात कर सकते हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य 1982 में मिर्जापुर, सोनभद्र। याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद तक फैला हुआ। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, 1986। नेक्स्ट बात करते हैं सुहागी या बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं 1978, महाराजगंज है। सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर की बात करते हैं। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, वाराणसी की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट चलो अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल में कौन कौन सी चीजें आएंगे। जैसे कि बात करते हैं नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं, उन्नाव में है। तुरंत याद कर लीजिए, यहाँ से पूछा जाता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं, उन्नाव। पार्वती आरंगा पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं, गोंडा। समन पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं, मैनपुरी। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं, रायबरेली की बात करते हैं। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। सांडी पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं, हरदोई है। सरसई नवर पक्षी की बात करते हैं दोस्तों, इटावा की बात करते हैं। ऊपरी गंगा, ब्रजघाट, नरौरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सूर सरोवर की कीठम झील आगरा में है। तुरंत याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा ही जा सकता है। चलिए अब उत्तर प्रदेश के नए एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। गंगावे एक्सप्रेस की बात करते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, मेरठ से प्रयागराज,
जो कि अगर आप देखें तो जिले कौन कौन से हैं, ठीक है, जहां से एक तरह से एक्सप्रेसवे गुजरेगी, ठीक है, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, याद ही नहीं होगा छोड़ देते हैं, ठीक है, याद नहीं होगा छोड़ दीजिए, कोई नहीं, बस इतना याद कर लीजिए कौन कहाँ से आए। तो गंगा वे एक्सप्रेस की बात करते हैं, मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर। नेक्स्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, लखनऊ से गाजीपुर की बात करते हैं, याद कर लीजिए 340 किलोमीटर, 6 लेन की है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, चित्रकूट से इटावा, आगरा, लखनऊ एक्सप्रेसवे पर है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में बात कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह यानी अमौसी, ये वाला आ चुका है, अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर है, अमौसी हवाई अड्डा याद रख लीजिए लखनऊ में है, कहाँ पर है, लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर की बात करते हैं, वाराणसी में है। चकेरी हवाई अड्डा की बात करते हैं दोस्तों तो कानपुर में है। बमरौली हवाई अड्डा की बात करते हैं, प्रयागराज में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, खेरिया की बात करते हैं, आगरा में है। हिंडन वायु सेना केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, तो गाजियाबाद में है। सरसावा वायु सेना केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, तो सहारनपुर में है। झांसी हवाई अड्डा की बात करते हैं, झांसी में है। ताज या जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। कल्याणपुर हवाई अड्डा की बात करते हैं दोस्तों, तो कानपुर में है। बरेली हवाई अड्डा की बात करते हैं, बरेली में है। गोरखपुर हवाई अड्डा की बात करते हैं, गोरखपुर में है। रायबरेली यानी फुर्सतगंज की बात करते हैं, हवाई अड्डा की रायबरेली में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, मेरठ में है। चलिए कुछ नृत्य हैं उसको भी देख लेते हैं। दीपावली नृत्य की बात करते हैं, बुंदेलखंड अहीरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों का एक तरह से दीपों को सर पर रखकर ये लोग डांस करते हैं। कार्तिक संगीत की बात करते हैं तो बुंदेलखंड, सॉरी, प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। चरकुला की बात करते हैं, ब्रजभूमि के रथ के पहिए के अनेक घड़ों पर रखकर किया जाता है दोस्तों। और ब्रज भूमि का गड़ा नृत्य भी इसे कहा जाता है। कर्मा नृत्य की बात करते हैं तो यह मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में कुल जनजातियों के स्त्री व पुरुष द्वारा किया जाता है संयुक्त रूप से, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, इस डांस को कर्मत करते हैं, कर्मा नृत्य। मथुरा के उत्तर प्रदेश के प्रमुख जैसे की बात करते हैं, सब छोड़ दीजिए, इतना ज्यादा आप क्या ही करेंगे। तो दोस्तों अगर आप देखें तो आज के विषय में हमारी काफी ज्यादा चर्चाएं हो चुकी हैं। तो एक वीडियो और मैं बनाऊंगा उत्तर प्रदेश से संबंधित, यानी यूपी स्पेशल की एक और वीडियो आएगी। और ये मान के चलिए 3 वीडियो में आपकी यूपी स्पेशल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। फिर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, आप खुद ही देख रहे हैं। अब इसमें कुछ छुपाने वाली बातें तो है नहीं, ना ही कुछ इधर उधर कहने वाली बातें हैं, क्योंकि आपको खुद ही दिख गया होगा कि हाँ इतनी सारी चीजें, इतने सारे डेटा अपने दिमाग में रखना बिल्कुल हैंग हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन हाँ कम से कम सुने रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, सॉरी आपके एग्जाम में अगर प्रश्न बने तो आपसे गलत नहीं होगा, यानी कि आपके एग्जाम में अगर प्रश्न बनता है तो निश्चित तौर पर आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप सोचिए कि 1 आवर हो गया, 1 आवर से लगातार हमें चिल्लाना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोगों को लगता है कि जो फेमस यूट्यूबर हैं उनको ही देखना चाहिए, हाँ जो काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, जबकि ये नहीं पता मैं भी काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ। बस यूट्यूब पर अगर आप देखें तो यूट्यूब पर भी काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, लगभग अगर आप देखें तो 6-7 महीने हो ही गए। उससे पहले भी पढ़ा रहा था लेकिन वाइट बोर्ड था, अब डिजिटल बोर्ड आप सभी लोगों के लिए लेकर आया, लेकिन आप लोग अपना प्यार और स्नेह थोड़ा सा कम कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है, करना आपको है, हमारा काम है पूरे ईमानदारी से हर चीज़ें प्रोवाइड कराना। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।